गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आज मैं आपको नया टॉपिक लेके आई हूँ। ये हमारा NCF 2005। आज मैं आपको नया टॉपिक बता रही हूँ NCF के बारे में कि ये NCF 2005 है क्या, है ना। जैसे इसका मतलब है ये है NCF 2005। तो NCF यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये हो गया हमारा, ये इसकी फुल फॉर्म है NCF 2005। ये इसकी फुल फॉर्म है यानी NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं? यानी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा, है ना। ये आपको समझ में आया। इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा। ये हो गया हमारा NCF 2005। अब हमें आपको ये बताना है कि ये NCF 2005 की योजना कैसे हुई, इसका निर्माण कैसे हुआ और ये किसने कराया, इसका निर्माण क्यों पड़ी, इसकी आवश्यकता क्यों हुई, किस उद्देश्य के कारण हुई, इसको शिक्षा में लाना क्यों, इसका शिक्षा में लाना इतना जरूरी हो गया इसका कि NCF 2005 को शिक्षा नीति में लागू किया जाए। इसकी आवश्यकता इतनी क्यों हुई, इसको क्यों लाया गया शिक्षा में। तो बच्चों इसमें क्या है, हमारी विभिन्न प्रकार की कमेटियाँ बनी शिक्षा नीति की समीक्षा करने के लिए। शिक्षा संबंधित विभिन्न प्रकार की कमेटियाँ बनी। उसमें 2005 NCF 2005 की शिक्षा को भी लागू किया गया। जैसे अब हमारी ये जो अब शिक्षा नीति नई आ रही है, नई शिक्षा नीति अभी मोदी जी ने शुरू करवाई है, यानी ये 86 के बाद जो अभी शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति आई है 86 के बाद, ये 34 साल बाद आई है। तो अब इसमें देखते हैं क्या होता है कि इसमें किस तरह का पाठ्यक्रम चलेगा। तो इसी प्रकार ये भी हमारा जो NCF 2005 है, इसका भी जब जरूरत पड़ी तो इसको भी लाया गया। कई प्रकार की कमेटियों के द्वारा यानी मीटिंग हुई इसको भी विश्वविद्यालय में इस शिक्षा को भी लाया जाए। तो हमारा इसका क्या उद्देश्य है, इसका हिंदी अर्थ में मैंने आपको बता ही दिया, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा। ये तो इसका हिंदी अर्थ हो गया। अब हम आपको ये बताते हैं कि इसको यहाँ पर क्यों लाया गया। तो बच्चों आज हम ये जानते हैं कि ये क्या है, इसको किसने बनाया और इसको बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी और क्या क्या इसके उद्देश्य थे, यानी हर काम को करने से पहले उसका उद्देश्य बनाया जाता है। जैसे किसी भी काम को करने से पहले एक उसका मोटिव होता है यानी उद्देश्य होता है कि हमें इस काम को कैसे किया जाए। अब जैसे जो बच्चे होते हैं, जैसे 10th क्लास का एक बच्चा है तो वो अपने मन में टारगेट बना लेता है पहले से ही कि मुझे इतनी परसेंटेज लानी है। तो उसी हिसाब से बच्चा पढ़ाई करता है कि तो वो अपना टारगेट पूरा करने की कोशिश करता है, यानी अपना पहले से ही एम बना लिया जाता है कि हमें यानी उद्देश्य बना लिया जाता है कि हमें किस तरह से पढ़ाई करनी है। हमारा एम ये है, हमें अपनी इतनी परसेंटेज लानी है। हर काम को करने से पहले उसका एम बनाया जाता है, हर चीज़ का अपना अपना एक मोटिव होता है, उद्देश्य होता है, जिसको पूर्ण करने के लिए मेहनत भी की जाती है। मेहनत करने के बाद ही तो हमें कार्य में सफलता मिलती है। बिना मेहनत करे तो हम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तो उसमें मेहनत भी की जाती है। तो इस प्रकार ही विश्वविद्यालय में ये शिक्षा लाने के लिए कई प्रकार की कमेटियाँ बनी, मीटिंग हुई, उन लोगों ने बहुत मेहनत की कि इस शिक्षा को इसमें लाया जाए। तो इसकी आवश्यकता सभी विश्वविद्यालयों के लिए पड़ी। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हर काम को करने से पहले उसका एक मोटिव होता है, एक उद्देश्य होता है। तो
तो जिस तरह से बच्चे भी अपना एक टारगेट बना लेते हैं कि हमें ये टारगेट अपना पूरा करना है, तो टारगेट के अकॉर्डिंग ही वो मेहनत करते हैं, फिर उनको लास्ट में जाके सफलता भी मिलती है, सफलता भी मिलती है। तो अपने टारगेट को बनाए रखने के लिए हमें इसमें अब हमें ये बताना है कि NCF 2005 का मेन उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पर ये सभी विश्वविद्यालयों के लिए इसकी आवश्यकता महसूस हुई। तो इसका ये मतलब था कि बिना बोझ के शिक्षा प्रक्रिया में, बिना बोझ के शिक्षा प्रक्रिया को चलाया जाए, यानी बिना बोझ के इस शिक्षा में कोई प्रकार का बोझ नहीं होना चाहिए, यानी विदाउट बर्डन, बिना बोझ के, जिससे बच्चों के ऊपर ज़्यादा बोझ ना पड़े और वो सरल तरीके से सीख सके, यानी सरल से कठिन की ओर। पहले उसको सरल तरीके की बातें समझाई जाए, फिर उसको सरल से कठिन की ओर ले जाया जाए। तो इसमें बिना बोझ के, इसका मतलब ये है कि बच्चे को रटाने की प्रक्रिया खत्म की जाए और इसको समझने का ज़्यादा कोशिश की जाए कि उसको सीखना है, सिखाने की, उसको याद करना है, इस तरह समझाने का प्रयास करके कि हमें समझाकर इसको सिखाना है। रटना तो बेकार है, कि रटने की प्रक्रिया को समाप्त किया जाए और इसमें समझने की प्रक्रिया को समावेश किया जाए, क्योंकि समझने की प्रक्रिया जो होती है वो कभी बच्चा जिंदगी भर नहीं भूल सकता, और रटने की प्रक्रिया तो ऐसी होती है, रट्टू होता, रट लिया फिर भूल गए तो वो तो बेकार है। अगर समझ के हमें कोई चीज़ समझ के पढ़ना है तो वो हम कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकते। तो इसलिए इसमें बिना बोझ के शिक्षा प्रक्रिया में क्या है कि अनावश्यक चीज़ों को हटा दिया जाए, अनावश्यक चीज़ों को हटा दिया जाए और जो आवश्यक चीज़ें हैं उनको ही जोड़ा जाए। अनावश्यक चीज़ों को हटाकर और जो सीखने पर ही जोड़ दिया जाए, तो अनावश्यक चीज़ों को हटा दिया जाए कोर्स में। जैसे आजकल क्या देखा है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो उनका बैग इतना भारी होता है कि उन पर वो बैग का वजन साध नहीं पाते होंगे। उनको अपना बच्चा तो खुद इतना छोटा सा है, लेकिन उनके बैग का वजन इतना हो जाता है कि वो अपने बैग का वजन ही नहीं साध पाते, कि वो चलते हैं तो बेचारे थक जाते हैं, उनका बैग का वजन उठाया ही नहीं जाता, इतना बोझ हो जाता है कि वो उसको उठा ही नहीं पाते। तो इसलिए इस शिक्षा में ये बताया गया है, इस पाठ्यक्रम में, कि अनावश्यक चीज़ों को बिल्कुल हटा दिया जाए और खास चीज़ों को ही रखा जाए और इस पर शिक्षा पर जोर दिया जाए, यानी समझने की शिक्षा पर जोर दिया जाए इस पर ही, और जिससे बच्चा अच्छी प्रकार से शिक्षा प्राप्त कर सके। अब हमारा आता है इसमें, अब ये तो फिर इसको बढ़ते हुए बोझ को देखते हुए NCERT की व्यवस्था की गई, NCERT की पाठ्यक्रम की समीक्षा की गई, NCERT के पाठ्यक्रम को लगाया गया। अब ये क्या होता है NCERT, जैसे NCERT ये होता है, ये NCERT का जो कोर्स हमारा चला है पाठ्यक्रम में, तो ये होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये हो गया NCERT, यानी इस पाठ्यक्रम को इसमें समायोजित किया गया। अब इसमें आता है NCERT पाठ्यचर्या की समीक्षा की गई और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा को तैयार किया गया, जिसे केंद्रीय सलाहकार द्वारा इस पाठ्यक्रम को स्वीकार किया गया, यानी उन लोगों ने इसको स्वीकृति दे दी कि अब ये पाठ्यक्रम लागू होगा।
तो इसमें हमारा क्या आता है, और आपको हम ये बता दें कि इसमें क्या होता है कि इसके इस एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। कौन थे इसके एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष? प्रोफेसर यशपाल। ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। जैसे इस एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन थे, इस समिति के निर्देशक कौन थे, ये क्यों शुरू की गई, इस तरह के क्वेश्चन आपके आ भी सकते हैं। तो इसके कौन थे इसके अध्यक्ष? अध्यक्ष थे इसके प्रोफेसर यशपाल। प्रोफेसर यशपाल और इस समिति के निर्देशक थे प्रोफेसर कृष्णकांत। प्रोफेसर कृष्णकांत। ये समिति के निर्देशक थे। समिति के निर्देशक, समिति के निर्देशक थे हमारे प्रोफेसर कृष्णकांत। तो इन लोगों ने इस पर काफी जोर दिया और इस पर, और ये रविन्द्रनाथ टैगोर 2005 की उत्पत्ति का उद्देश्य था हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर का निबंध। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी जब उत्पत्ति हुई तो इनका निबंध था सभ्यता और प्रगति। क्या था उनका निबंध? सभ्यता और प्रगति। सभ्यता और प्रगति, यानी ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो इसका निबंध था उसके द्वारा ये है हमारा सभ्यता और प्रगति। अब सभ्यता और प्रगति में क्या तात्पर्य है? सभ्यता हमारी क्या होती है? जैसे हम आपको बताएं, प्रारंभिक समय में मानव जंगलों में रहता था। उसके पास अब क्या खाता था? वो जंगलों में रहता था तो और कच्चा मांस खाता था, पेड़ों की छाल के कपड़े पहनता था, उसको किसी बात का ज्ञान ही नहीं था। तो जब प्रारंभिक समय की बात बता रही हूँ, प्रारंभिक समय में मानव जंगलों में रहता था और तो कोई सभ्यता, क्या सभ्यता थी? वहाँ की सभ्यता इस तरह की थी कि और पेड़ों की छाल के कपड़े पहनता था, खाने के लिए उसे क्या मिलता था? कच्चा मांस खाता था, पशु पक्षी को मारकर उनका मांस खाता था, क्योंकि अपने पेट भरने के लिए वो कुछ ना कुछ तो करेगा। यानी उसको भूख लगी तो भूख की आवश्यकता की पूर्ति के लिए फिर वो क्या करेगा? उसने पशु पक्षी को मारना शुरू कर दिया और उनका मांस खाना शुरू कर दिया, कच्चा मांस। तो धीरे धीरे, और उसको रहने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं थी, यानी गुफा वगैरह थी, उसमें रह लेता था। फिर थोड़े दिनों बाद जब उसको ज्ञान होता गया, यानी उसकी आवश्यकता होती गई और उसने धीरे धीरे आग जलाना सीखा। कुछ उसको ज्ञान हुआ तो उसने आग जलाना सीखा। फिर उसने मांस को पकाकर खाने लगा। फिर उसके बाद अब हमारा उसके बाद जब उसे रहने की ज़रूरत हुई, फिर उसने जब उसको रहने की ज़रूरत पड़ी, फिर उसने छोटी छोटी कुटियाँ बना ली, कुटियों में निवास करने लगा। जब वो उसको उतना भी ज्ञान नहीं था, जब वो भीगता था बारिश में, तेज धूप में रहता था, तो उसने सोचा अब कहाँ रहा जाए, तो छोटी छोटी कुटियों की व्यवस्था भी कर ली। तो ये क्या कहते हैं, जब उसने व्यवस्था कर ली, उसको आवश्यकता हुई, इन चीज़ों की आवश्यकता हुई, तो आवश्यकता यानी उसको थोड़ा ज्ञानवर्धन भी हुआ, उसका ज्ञान भी बढ़ा, उसको आवश्यकता भी हुई। तो आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए उसने थोड़ा आविष्कार किया, तो फिर उसको प्रगति हुई, यानी इनका निबंध है जो सभ्यता और प्रगति। फिर उसकी प्रगति हुई, धीरे धीरे प्रगति यानी उन्नति, धीरे धीरे उसकी जैसी जैसी ज़रूरतें बढ़ती जाती हैं उसकी उन्नति भी होती जाती है। तो फिर उसकी उन्नति हुई, फिर धीरे धीरे वो अपने मकान बनवाने लगा, जो आजकल सभी लोग जो इस तरह से हैं। तो धीरे धीरे उसने मकान बनवा लिया अपने लिए रहने के लिए, कि हम बारिश में भीगते हैं, धूप की वजह से परेशानी होती है। तो उसने धीरे धीरे जो ज्ञान बढ़ता गया और यानी उसकी प्रगति होती गई। यानी आवश्यकताओं के साथ साथ मनुष्य की, जब जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, जब हमारी आवश्यकता पूरी होती है तो आवश्यकता पूरी करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मेहनत। और आवश्यकता पूरी करने के लिए मेहनत करने के बाद फिर हमें क्या होती है?
हमारी प्रगति होती है, यानी हमारी उन्नति होती है। इंसान धीरे 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 इंसान बड़ा बन जाता है। तो इससे ही इस सभ्यता का विकास हुआ और इस सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य की प्रगति हुई, यानी उन्नति हुई। अब इसके बाद क्या आता है हमारा, तो ये इससे हुआ। और 2005 एनसीईआरटी में रूपरेखा के तहत सभी भाषाओं में, यानी 8वीं अनुसूची में सभी भाषाओं में इसका हिंदी अनुवाद किया गया। सभी भाषाओं में इसका फिर हिंदी अनुवाद किया गया। कितना? 8वीं अनुसूची में इसका सभी भाषाओं में इसका हिंदी अनुवाद किया गया। अब सभी भाषाओं में से तात्पर्य क्या है, हमारी कितनी भाषाएं थी? 22 भाषा। सभी हर तरह के अब हम लोग राजस्थान में रहते हैं, तो राजस्थान की भाषा राजस्थानी है, यूपी की ब्रज भाषा है, अब उड़िसा की उड़िया भाषा है, कन्नड़ भाषा, ये सभी जो भाषाएं अपने अपने अलग अलग भाषाएं हैं। तो हमारी 22 भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया, यानी इसका ट्रांसलेशन किया गया। 8वीं अनुसूची के तहत इसका सभी भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन किया गया, यानी अनुवाद किया गया। उसके बाद में क्या होता है, तो ये विद्यालय जो था, इसमें विद्यालयों में इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता हुई। तो ये विद्यालय शिक्षा का अब तक का नया राष्ट्रीय दस्तावेज है। ये जो है हमारा विद्यालय, विद्यालयों में सभी विद्यालयों में फिर इसकी आवश्यकता महसूस हुई। जब आवश्यकता महसूस हुई तो फिर इंसान खोज तो करेगा उसकी। फिर उसके बाद क्या होता है, मानव संसाधन मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में इसको स्वीकार कर लिया गया। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में देश के चुने गए विशेषज्ञों और विद्वानों ने शिक्षक को नई राष्ट्रीय चुनौतियों के रूप में स्वीकार कर लिया। प्रोफेसर यशपाल जी ने इसको स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद एनसीईआरटी 2005 में शिक्षा के विकास में योगदान देने वाले निम्नलिखित बिंदुओं को स्पष्ट किया गया कि अब इसमें हमारा आ गया कि इसके निम्न बिंदुओं को समाहित किया गया। अब तो इसमें हमने बताया था सभ्यता और प्रगति जो रविन्द्रनाथ जी टैगोर के द्वारा जो ये निबंध था, इसी के अकॉर्डिंग फिर क्या होता है, इसको तैयार किया गया और फिर जिसमें उदार और सृजनात्मकता को बचपन की कुंजी बताया, यानी उदार और सृजनात्मकता यानी निर्माण, इसको सफलता की कुंजी बताया गया। सृजनात्मक मतलब उसका निर्माण किया गया कि इस पाठ्यक्रम को 2005 एनसीईआरटी 2000 पाठ्यक्रम को इसमें लाया गया क्योंकि इसकी आवश्यकता महसूस हुई। फिर उसके बाद में अब इसमें है क्या, अब आपको मैं ये बताती हूँ कि इसमें है क्या। इसमें निम्नलिखित पॉइंटों का समावेश किया गया। अब मैं बताती हूँ आपको अगला पॉइंट। ये तो आपने लिख लिया होगा कि इसके एनसीईआरटी 2005 के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल जी। और समिति के निर्देशक कौन थे? प्रोफेसर कृष्णकांत। ठीक है ना। और ये रविन्द्रनाथ टैगोर का निबंध है सभ्यता और प्रगति। ये तो आप नोट कर लो खासकर चीजें। अब मैं आपको इसके बिंदुओं पर प्रकाश डालती हूँ कि इसके बिंदुओं को जो समाहित किया गया है एनसीईआरटी 2005 के 5 को पाठ्यक्रम में किस प्रकार समाहित किया गया, इसके बिंदुओं पर अब मैं बताती हूँ आपको। आप ये नोट करिए। अब पहला है हमारा बोझ के बिना सीखने की प्रक्रिया। नंबर 1, बोझ के बिना सीखने की प्रक्रिया। प्रक्रिया का समावेश। ये तो आपने कर लिया होगा एनसीईआरटी। प्रक्रिया का समावेश।
ये हमारा पहला जो बताएंगे एनसीएफ के बारे में। तो इसको बोझ के बिना सीखने की प्रक्रिया का समावेश, यानी इंक्लूजन प्रोसेस ऑफ inclusion process of learning without burden. Learning without burden, यानी विदाउट बर्डन, बिना बोझ के। ये मैंने आपको अभी बताया कि इसमें बोझ के बिना सीखने की प्रक्रिया का समावेश, यानी इस पाठ्यक्रम में बच्चों के बारे में ये देखना चाहिए कि बिना बोझ के, मैंने आपको बताया था कि आवश्यकता की चीज़ें ही उसमें रखी जाएं जिससे बच्चे को ज़्यादा बोझ महसूस ना हो और बच्चा आराम से अपनी पढ़ाई कर सके, यानी उसमें रुचि उत्पन्न हो, पढ़ने की उसमें रुचि उत्पन्न हो। इस पाठ्यक्रम में क्या होता है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की संरचना में प्रमुख रूप से इस प्रक्रिया पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में इस प्रक्रिया पर विचार किया गया है जिसमें छात्र अध्ययन कार्य को बोझ न समझे, जिसमें छात्र इस अध्ययन कार्य को अपना बोझ न समझे और इसके बोझ समझकर इसके प्रति उदासीन न होकर, इस पाठ्यक्रम के प्रति उदासीन न होकर वो इसमें अपनी रुचि प्रदर्शित करें, कि उनको बोझ ना लगे कि ये अध्ययन कार्य हमारा एक बोझ है, यानी बोझ को ना मानते हुए वो इसमें अपनी उदासीन ना होते हुए वो इसमें अपना रुचि प्रदर्शित करें, जिससे इसका कार्यक्रम ठीक प्रकार से चल सके। अब इसके लिए पाठ्यक्रम में प्रत्येक स्तर को ध्यान में रखा गया है। इस बालक इसको है शिक्षा के बिना इस पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से शिक्षा के पाठ्यक्रम में रखा गया है कि जिससे इसके लिए पाठ्यक्रम में प्रत्येक स्तर को अर्थात प्राथमिक स्तर, पूर्व प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर, यानी इन सभी स्तरों का ध्यान रखते हुए ही इस पाठ्यक्रम का निर्माण हुआ है कि बिना बोझ के बिना इस पाठ्यक्रम का समावेश किया गया है एनसीएफ 2005 में। सीखने की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चे को बर्डन ना लगे, यानी विदाउट बर्डन, बच्चे को बोझ ना लगे और जिससे वो उसके प्रति उदासीन हो जाए। तो इस तरह से कि उसको केवल सीखने के बारे में बताना चाहिए, रटने के बारे में नहीं, केवल आवश्यकता इतनी हो और उसको आवश्यकता से अधिक जान। अभी आपको समझ में आया बोझ के बिना सीखने की प्रक्रिया का समावेश। मैंने आपको ये बताया अभी कि इसमें इतना बर्डन नहीं होना चाहिए बच्चे के ऊपर जिससे वो उसमें अरुचि उत्पन्न हो जाए, यानी रुचि के साथ उसे पढ़ाई करनी चाहिए। अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है भाषाई शिक्षा का समावेश। भाषाई शिक्षा का समावेश यानी इंक्लूजन ऑफ लैंग्वेज एजुकेशन। ये भाषाएं, तो इसमें भाषाओं में क्या आता है, हमारा एक भाषा है हमारी हिंदी, तो हमारी मातृभाषा है, ये तो आपको पता है। तो इसमें भाषाई का, जैसे कि इसे हमने आपको बताया है कि भाषाई शिक्षा की दृष्टि से पाठ्यक्रम में समन्वित रूप स्वीकार किया गया है। इसमें हमारा आता है मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा और विदेशी भाषा की आवश्यकताओं का समावेश किया गया है। इसमें विदेशी भाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा का इसमें समावेश किया गया है। तो भाषाई शिक्षा का मतलब ये है कि बच्चा जब प्रवेश लेता है, प्रवेश लेने के बाद उसको 2 वर्ष तक उसको उसी भाषा में पढ़ाया जाए। जैसे बच्चा अगर राजस्थान का है तो उसको राजस्थानी भाषा में पाठ्यक्रम उसका कराया जाए, और यदि बच्चा महाराष्ट्र का है तो उसको मराठी भाषा में सिखाया जाए, और बच्चा अगर उड़ीसा का है तो उसको उड़िया भाषा में उसको अध्ययन कराया जाए। तो हमें भाषा का ध्यान रखते हुए, एक शिक्षक को भाषा का ध्यान रखते हुए भाषाई शिक्षा का समावेश इस पाठ्यक्रम में करना अति आवश्यक है। जैसे कि तो उसके बाद में पूर्व प्राथमिक स्तर पर अनुदेशन की भाषा में उसकी मातृभाषा को ही लिया जाए।
उसके बाद में आवश्यकता पड़ने पर हम अन्य भाषाओं का भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी आवश्यकता पड़ने पर हम उसको फिर अन्य भाषाओं का ज्ञान बाद में करा सकते हैं। 2 साल तक तो बच्चे को उसकी मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। अब हमारा अगला पॉइंट आता है अनुदेशन का महत्व, यानी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन यानी उसको निर्देश देना कि इस पाठ्यचर्या में, इस पाठ्यक्रम में हम उसको निर्देश कैसे देते हैं कि अनुदेशन का माध्यम भारतीय पाठ्यक्रम में एक विभाग का विषय रहा है। इसके लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 में मातृभाषा को अनुदेशन का समावेश किया गया है, इसके रूप में स्वीकार किया गया है। विद्यालय के प्रवेश में, विद्यालय में बच्चा जब प्रवेश लेता है तो उसको 2 वर्ष तक उसी में उसका अनुदेश किया जाए। 2 वर्ष तक उसकी मातृभाषा में ही उसे अनुदेश किया जाए। उसके बाद में आवश्यकता पड़ने पर उसकी अन्य भाषाओं का उसको हम ज्ञान करा सकते हैं, जिससे उसे कोई किसी प्रकार की, उसके मन में कोई किसी प्रकार की कुंठा की भावना जागृत ना हो और वो रुचिपूर्वक अपनी पढ़ाई कर सके। अब इसके बाद में रुचिपूर्वक पढ़ाई कर सके, उसके बाद में अन्य भाषाओं की भी चर्चा की जा सकती है। उसके बाद में हम उसको अन्य भाषाओं की चर्चा भी करा सकते हैं। जब वो अपनी मातृभाषा अच्छी तरह से सीख जाएगा, फिर हम उसके बाद उसको अन्य भाषाओं का भी प्रयोग करा सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक आता है सामान्य विद्यालयों की व्यवस्था। सामान्य विद्यालयों की, इसमें अरेंजमेंट ऑफ जनरल स्कूल। तो सामान्य विद्यालय यानी विद्यालय जिसके नियम वगैरह सब एक जैसे हो, एक नियम वगैरह, एक व्यवस्था उसकी सब समान रूप से होनी चाहिए। तो सामान्य विद्यालयों का समावेश भी इस पाठ्यचर्या में किया गया है। NCF 2005 में सामान्य विद्यालयों का भी समावेश किया गया है कि इसकी शिक्षा जो है वो एक प्रकार की होनी चाहिए। जैसे सरकारी स्कूल होते हैं तो वहाँ पे नियम कानून वगैरह सब एक जैसे होते हैं, किसी के प्रति कोई प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। तो इसमें इस प्रकार का अरेंजमेंट करना चाहिए। और विद्यालय का समान स्वरूप ही राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का उचित माध्यम है। इसके बाद इस पाठ्यक्रम में विद्यालयों की समानता पर विशेष बल दिया है। इस पाठ्यक्रम में विद्यालयों की विशेषता पर सामान्य बल दिया गया है। अब इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक आता है धर्मनिरपेक्षता का समावेश। धर्मनिरपेक्षता तो यानी धर्म तो विभिन्न प्रकार के धर्म है, जैसे हमारा हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है और मुस्लिम धर्म है। हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म। तो ऐसा नहीं है कि धर्मनिरपेक्षता का समावेश, किसी भी धर्म को ऐसा नहीं कि अगर हमने हिंदू धर्म के हैं तो हम हिंदू धर्म के को ही प्रवेश देंगे। यदि हम हिंदू धर्म, क्योंकि इस विद्यालय में हिंदू धर्म के बच्चे भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। तो धर्मनिरपेक्षता का, धर्म को इसका विरोध करना चाहिए कि जिससे किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना किया जाए, कि हर तरह के बच्चे इसमें अध्ययन कर सकते हैं। हर तरह के बच्चे इसमें पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। तो धर्मनिरपेक्षता का विरोध करते हुए भी इस NCF 2005 में इस पाठ्यक्रम को भी समावेशित किया गया है। और भारतीय समाज में सभी धर्मों को समान श्रद्धा और सम्मान के साथ उसका आदर किया है। समान श्रद्धा और सम्मान के साथ उसका आदर किया है। इसलिए किसी भी धर्म विशेष को पाठ्यक्रम में समावेशित ना किया जाए। किसी धर्म विशेष को, केवल एक ही धर्म को नहीं मानना चाहिए, सभी धर्म होते हैं और सभी को समान भाव से देखना चाहिए। तो इस बात का इसमें विशेष ध्यान रखा जाता है। भारतीय शिक्षा एवं शिक्षकों को धर्मनिरपेक्षता की स्थिति में रखा गया है, जिससे किसी के साथ में कोई किसी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए। वस्तुतः इसमें राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना में धर्मनिरपेक्षता की दशा को स्वीकार किया गया है। ठीक है, अब आज का टॉपिक हमारा यही खत्म हुआ। मैंने इसमें 5 पॉइंट करा दिए और अब आपको ये समझ में आया होगा कि यानी ये NCF 2005 क्या है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ये हमारा अभी इसके पॉइंट और रह गए हैं। अभी तो हम केवल 5 पॉइंट करा पाए, क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको समझाया था। NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसके बारे में मैंने बता दिया कि ये इसकी स्थापना क्यों हुई, कैसे हुई, किसने करी, इसके अध्यक्ष कौन थे, इस समिति के निर्देशक कौन थे, ये तो सब मैंने आपको बता ही दिया है। अब इसका आप लोग अध्ययन करना। अब इसके अगले पॉइंटों को मैं कल बताऊँगी।